नेक्स्ट इज, ये तो इजी था, नेक्स्ट इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसमें हो सकता है कि हमारे पास कोई इक्का दुक्का नई बातें हो सीखने के लिए। चलिए इसे भी देखते हैं। जैसे हमने इस कैपेसिटर के साथ एक AC सोर्स लगाया, लेट्स से V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी या फिर E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। इस कैपेसिटर को जब हमने DC सर्किट से लगाया था, डायरेक्ट करंट वाले सर्किट से लगाया था, तो अगर किसी को याद हो तो थोड़ी देर तक कैपेसिटर चार्ज हुआ था और उसके बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, फिर करंट का बहना बंद हो गया था। कारण हमें याद भी है क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था, तो कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था। कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था तो उस पर चार्ज कांस्टेंट हो गया। चार्ज कांस्टेंट हो गया, करंट आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस लगातार ये वेरी करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा तो लगातार कैपेसिटर पर चार्ज वेरी करेगा, और चार्ज तो तभी वेरी कर सकता है जब या तो करंट आए या जाए, तो इसका मतलब लगातार कुछ ना कुछ करंट आता ही रहेगा। मान लीजिए किसी टाइम पर करंट है I, और इस I करंट की वजह से इस वाली प्लेट पर चार्ज है Q, वही करंट I गया तो यहाँ पर चार्ज है लेट से -Q। निकालते हैं, पहले Q निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक गए, KVL के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आया V नॉट साइन ओमेगा टी। चलते जाओ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया -Q/C, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। किसी भी टाइम पर चार्ज की वैल्यू आ गई है C मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, बट अब पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ कोर्स V नॉट साइन ओमेगा टी। आराम से बढ़िया से देखना, जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम के साथ चार्ज लगातार इस प्लेट पर, इस कैपेसिटर पर वेरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है बेटा करंट वगैरह तो आए होंगे। सर करंट कितना आएगा, आप तो जानते बेटा I इज ऑफ कोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस Q, तो आप कह सकते हो कि दिस इज dQ/dt। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना, मैं लिख सकता हूँ V नॉट इंटू C इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू। तो किसी भी टाइम पर मेरे पास करंट की जो वैल्यू है बेटा वो आ गई है I इज इक्वल्स टू V नॉट 1/ओमेगा C इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2। बट एक बार आराम से चेक कर लेना सब कुछ मैंने सही तो लिखा ना। करंट की मेरे पास वैल्यू ये आ गई। मैंने जानबूझ के इस स्टाइल से लिखा है कि करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन समथिंग, तो इससे मुझे फीलिंग आ गई ये जो समथिंग है इसकी पक्की बात है कि यूनिट जो है वो ओम है और इसकी औकात काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस जैसी सी ही है। मैंने जानबूझ के कॉस को साइन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि इस बार आपका जो वोल्टेज है वो और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में नहीं है, बल्कि आपका जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 आगे है, और ये जो π/2 है ये हो गया है एक तरीके से फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और दूसरे शब्दों में कहें तो दिस इज द पावर फैक्टर एंगल। तो चलिए एक एक करके सारी बातों को लिखते हैं। पहली बात तो ये जो मेरे पास 1/ओमेगा C आया है या फिर बड़ा 1/2πf इंटू C आया है, इसकी औकात काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस जैसी है। इसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम हम निकालते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बेटा क्या नाम निकालते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी जो यूनिट होगी वो बेटा आपके पास ओम ही होगी, और इसके काफ़ी हद तक वही औकात है बेटा जो रेजिस्टेंस की औकात होती है। कहने का मतलब बेटा ये है कि XC जितना ज़्यादा होता है बेटा करंट उतना ही कम होता है, XC जितना कम होगा ऑफ कोर्स बेटा आपका करंट उतना ही ज़्यादा होगा। मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास ये मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। मैं अलग से लिख देता हूँ इस चीज़ को। कोई अगर मुझसे पूछे कि मैक्सिमम करंट कितना है, ये रहा। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैक्सिमम करंट कितना है, बेटा मैं I नॉट लिख दूँ उसको, दैट विल बी V नॉट अपॉन दिस रायता। बेटा इस रायते को मैं 1/ओमेगा C भी लिख सकता हूँ या फिर XC भी लिख सकता हूँ। कोई अगर मुझसे पूछे कि RMS वैल्यू ऑफ करंट कितना है, तो दैट विल बी ऑफ कोर्स बेटा मैक्सिमम करंट अपॉन √2, तो मैं उसे लिख सकता हूँ कि V नॉट अपॉन √2 इंटू XC। हालांकि V नॉट अपॉन √2 हम पहले से जानते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो योर VRMS।
अपॉन XC। XC क्या है? 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है। अब एक बात और कि आपका जो करंट है और जो वोल्टेज है दोनों सेम फेज में नहीं है, बल्कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ π/2। तो एक बात हमारे पास और आ गई। क्या बात आ गई बेटा? मैं साइड में लिख लूँ, मैं साइड में लिख लूँ कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ π/2। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि कैपेसिटर के अंदर ना, कैपेसिटर के अंदर जो है ना, वो करंट जो होगा वो वोल्टेज से π/2 आगे होगा। तो लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो बेटा, इन कैपेसिटर करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ π/2। दोनों के बीच में फेज बड़ा फेज डिफरेंस π/2 है। तो मेरे पास जो थीटा आया करता था वो π/2 आ गया था, जिसे हम एक नाम भी दिया करते थे और नाम भी दिया करते थे पावर फैक्टर एंगल। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो मैं जवाब दूंगा बेटा पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू तेरे पास आ गई है π/2, तो पावर फैक्टर हो गया है 0। और अगर पावर फैक्टर 0 हो गया है तो ऑब्वियस बात है कि मेरे एवरेज पावर की वैल्यू भी तो कितनी आ गई है? 0। इसका मतलब कैपेसिटर जो है उसका एवरेज पावर 0 आएगा। सिर्फ फॉर्मूला लगाओ ना, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्यों लगाओगे यार? VRMS ठीक है, V0/√2, IRMS ठीक है बेटा, I0 अपॉन √2, या फिर I0 को मैं लिख दूंगा V0 अपॉन XC एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन आखिर में आपका कॉस थीटा तो 0 ही है, थीटा की वैल्यू π/2, तो कॉस थीटा 0, तो बाकी वाली वैल्यूज कुछ भी हो, एवरेज पावर तो आपको 0 ही आएगा। एवरेज पावर 0 आएगा, इस बात का बेसिक सेंस ये है कि आधे टाइम आपका जो कैपेसिटर है वो सोर्स की तरह काम करेगा, फिर बाकी आधे टाइम लोड की तरह काम करेगा, फिर सोर्स की तरह काम करेगा, फिर लोड की तरह काम करेगा। पहले वो चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो आधे रास्ते वो एनर्जी स्टोर करेगा, बाकी आधे रास्ते एनर्जी देगा, फिर एनर्जी स्टोर करेगा, फिर एनर्जी देगा। इस कारण से हम बोलते हैं उसका एवरेज पावर आपके पास 0 आ रहा है। ठीक है ना? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का मैं आपको है ना फेजर भी बना के दिखाता हूं। ठीक है बेटा, ये मान लो मेरे पास बेस लाइन है, ये बेटा मेरे पास लेट्स से बेस लाइन है। अब देखना, वोल्टेज है V0 sin ωt, तो वोल्टेज ऐसे दिखा दो, वोल्टेज का वेक्टर ऐसे दिखा दो कि भाई ये रहा मेरा वोल्टेज। इस डायरेक्शन में बोल दो कि ये ωt है, ये है बेटा वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। करंट की बात करें तो मुझे पता है कि करंट जो है वो π/2 आगे है। करंट अगर π/2 आगे है तो करंट को आप दिखाओगे ऐसे, बेटा करंट को आप दिखाओगे ऐसे। ये रहा बेटा करंट। करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे आगे होगा। कितने से आगे होगा? π/2 के फेज डिफरेंस से आगे होगा। किसमें? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में करंट विल बी अहेड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज बाय ए फेज ऑफ π/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। ये जो π/2 है इससे बेटा तुम फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज बोल दो, पावर फैक्टर एंगल बोल दो, सब एक बात है। और पावर फैक्टर बेटा मैं बता चुका हूँ कितना आएगा? 0। और आपका जो एवरेज पावर है वो भी आएगा 0। समझ गए बच्चों? और XC हमने याद ही कर लिया है, XC इज बेटा 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा को हम 2π फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, तो 2πfc। सिंपल सा बड़ा सवाल पूछ रखा है, जो चीज़ें पढ़ाई हैं उसी के बेसिस पे सवाल पूछा है, मैंने कुछ अलग से बड़ा काम इसमें किया ही नहीं है। कैपेसिटेंस लगा रखा है 100 माइक्रोफेरेड का, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी है जिसका वोल्टेज है 200 sin 100t। ये जो अंदर वाला 100 है ये 200 sin ωt हो गया, तो ये बड़ा एक तरीके से 100 जो है आपका ओमेगा हो गया। छोटे छोटे 4 चिन्ने मिन्ने सवाल पूछ रखे हैं, अभी कर देंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा? तो मेरे बच्चे बोले सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। ओमेगा बेटा 100 है, सी 100 माइक्रोफेरेड है, तो 10⁻⁻⁶। बेटा 10⁻⁶ ऊपर गया तो ये आ गया 100 क्या किलोमीटर क्या? आप बोलोगे ना सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की औकात वही है जो रेजिस्टेंस की है, इसकी यूनिट और डायमेंशन भी वही है जो रेजिस्टेंस की, तो ऑफ कोर्स इट इज 100 ohms। किसी ने अगर मुझसे मैक्सिमम करंट पूछा, बता रखा बेटा दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज
अपॉन XC इज 100 ohms, बेटा करंट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। किसी ने मुझसे पूछा है कि IRMS कितना होगा, IRMS होगा मैक्सिमम करंट अपॉन √2, बेटा दैट कम्स आउट बी √2 एम्पियर। अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अमीटर लगा दिया, अल्टरनेटिंग करंट वाला अमीटर लगा दिया, तो बड़ा वो हमेशा RMS को मेजर करेगा, उसकी रीडिंग आपके पास √2 एम्पियर ही आएगी। अगर आपने वो वाला मीटर लगा दिया जो हम DC सर्किट में लगाते हैं, तो वो बताता है एवरेज। एवरेज वैल्यू तो तुम जानते हो 0 आएगी करंट की, एवरेज वैल्यू तो 0 आएगी। तो इसलिए हम अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जब भी कोई अमीटर लगाएंगे तो अल्टरनेटिंग करंट वाला अमीटर ही लगाएंगे, और वो क्या बताएगा, मैक्सिमम नहीं RMS। एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर होगी VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में तो मेरे बच्चे याद ही करके बैठे हैं कि करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस बेटा कितना आएगा, 90। सो cos 90 0, सो बेटा एवरेज पावर कम्स आउट टू बी 0। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। सर्किट में सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज है, और वोल्टेज के साथ साथ इंडक्टर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है। इस केस में क्या होता है, इसे भी देखते हैं। बेटा वोल्टेज है V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी। मैंने करंट भेज दिया है बेटा ऐसे ऐसे ऐसे। करंट निकालने के लिए बेटा KVL लगाना, यहां से यहां तक V नोट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में बेटा करंट की तरफ जाते हैं तो फेज डिफरेंस आता है -L/di/dt। जहां से चले थे बेटा वहीं पहुंच गए। मेरे पास आ गया है di इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन L इंटू साइन ओमेगा टी इंटू dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, di का इंटीग्रेशन आएगा I, और ये मेरे पास आएगा V नॉट अपॉन, सही लिखा बेटा, साइन ओमेगा टी का बड़ा इंटीग्रेशन आएगा कॉस ओमेगा टी। डेफिनेट इंटीग्रेशन है सब, बड़ा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो मैंने एक प्लस सी और लगा दिया। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि करंट की एवरेज वैल्यू 0 आएगी। जितने टाइम करंट यूं जाएगा उतने टाइम करंट यूं जाएगा, तो एवरेज वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब इसका तो एवरेज 0 आएगा, लेकिन इसका एवरेज तो सी आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या है, 0 आए। एवरेज वैल्यू 0 आए तो इस कारण से इस कांस्टेंट की वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, 0। क्योंकि ये जो साइनोसॉइडली वेरिंग फंक्शन है ना, इसका एवरेज तुम जानते हो पूरे टाइम पीरियड में 0 आएगा। इस कांस्टेंट वाले एक्सप्रेशन का तो एवरेज वही आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि आई का जो एवरेज है वो 0 के अलावा कुछ आए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी बार करंट ऐसे जाएगा उतनी बार करंट यूँ जाएगा, तो एवरेज तो 0 आना चाहिए। इसलिए मैंने सी को भी 0 कर दिया है, और कुल मिलाकर करंट की मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा, क्या वैल्यू आ गई है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। चेक कर लो बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को माइनस कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगेन बेटा करंट इज इक्वल्स टू, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वोल्टेज अपॉन समथिंग। ये जो समथिंग है पक्की बात है कि इसकी औकात वही है जो रेजिस्टेंस की है। इसका नाम निकाल देते हैं, इसका हम नाम निकाल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम एक्सएल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट विल बी ओमेगा इंटू एल, या फिर बेटा 2πf इंटू एल। इसकी यूनिट बेटा आप जानते हो कि वही होगी बेटा क्या, एक दो बातें और हैं जो बड़ा मेरे काम की है। सबसे पहली बात कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट होगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, या फिर बेटा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन ओमेगा एल को चाहूं थोड़ा मैं एक्सएल भी लिख सकता हूं। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं आपसे पूछूं कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, तो बेटा दैट विल बी मैक्सिमम करंट अपॉन √2, या फिर बेटा वी नॉट अपॉन, ये कैसे वी नॉट अपॉन √2 एक्सएल। बेटा वी नॉट अपॉन √2 को हम पहले जानते हैं, दिस इज योर वी आर एम एस अपॉन बेटा आपके पास एक्सएल।
एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस है। कितने का फेज डिफरेंस है? इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो फेज डिफरेंस जो है बेटा अगेन कितना आ गया? पाई बाय 2। लेकिन एक अंतर है, इस बार जो करंट है ना, इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है ना, वो इंडक्टर के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस से पीछे है। बेटा क्या है? पीछे। कैपेसिटर में जो करंट था ना, वो कैपेसिटर के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस से आगे था पाई बाय 2। यहां पर बेटा जो इंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया गया है इंडक्टर के अक्रॉस, उससे पाई बाय 2 फेज डिफरेंस पीछे है। इतना अंतर वो दोनों में है। किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर पावर फैक्टर क्या होगा, तो मैं बोल दूंगा बेटा पावर फैक्टर तो वापस से cos पाई बाय 2, बेटा cos पाई बाय 2 इज 0। अगर किसी ने अगर मुझसे पूछा कि सर इस केस में एवरेज पावर क्या आएगा, मैं वापस से बोल दूंगा बेटा 0 आएगा। अच्छा, एवरेज पावर 0 आएगा, इसका फिजिकल सेंस क्या है कि पहले तो लगातार करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो इस इंडक्टर में लगातार एनर्जी बढ़ेगी, हाफ Li², मैग्नेटिक एनर्जी याद आ रही होगी। तो उस टाइम तो ये एक तरीके से लोड की तरह काम कर लेगा। फिर बाद में करंट घटेगा, करंट जब घटेगा तो अब लगातार मैग्नेटिक एनर्जी घटेगी, जब मैग्नेटिक एनर्जी घटेगी तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा होगा। तो आधे रास्ते तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी आधे रास्ते जब करंट घट रहा है तब मैग्नेटिक एनर्जी घट रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार क्रिएट कर रहा है। तो आधे रास्ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, आधे रास्ते इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने बनाई, फिर कंज्यूम की, फिर बनाई, फिर कंज्यूम की, फिर बनाई, और दोनों में सिमेट्री है ही, तो जितनी बनाएगा उतनी बढ़ाई कंज्यूम कर लेगा। तो एवरेज पावर जो इसका ये 0 आ जाएगा। ठीक है, हम चाहें तो बड़ा इसका फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने इसको बना दिया बेस, ये डायरेक्शन है एक तरीके से ओमेगा टी की। अब तुम जानते हो कि वोल्टेज जो है ना वो तो इसी तरफ ही है। वोल्टेज का बड़ा फेज क्या है? बड़ा वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। तो आप अगर वोल्टेज का फेजर अगर बनाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि सर ये रहा मेरा वोल्टेज, दिस इज माई वी। अगर मुझे करंट दिखाना है, अगर मुझे करंट दिखाना तो कैसे दिखाऊं? मैंने साफ साफ बोल रखा है कि भाई इसका फेज है ओमेगा टी, तो करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो करंट जो होगा बड़ा वो वोल्टेज से पीछे होगा। ये रहा बड़ा आपका करंट, और करंट जो है बड़ा वो पीछे होगा कितना? पाई बाय 2। ये आपका पावर फैक्टर एंगल या फिर फेज डिफरेंस। और आप लिख सकते हो कि इन इंडक्टर करंट will lag by phase of pi by 2. करंट विल लैग वोल्टेज, ऐसे लिख लो, करंट विल लैग वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाय 2। करंट जो होगा वो पीछे होगा, किससे पीछे होगा? अप्लाइड वोल्टेज से पीछे होगा। कैपेसिटर में करंट आगे था अप्लाइड वोल्टेज से, इंडक्टर में आपका करंट पीछे है अप्लाइड वोल्टेज से। ये जो बात सीखी है इस पर एक छोटा सवाल कर लेते हैं। सोर्स वही है, 200 साइन 100t का वोल्टेज लगा रखा है। इंडक्टर दे रखा है बेटा 300 मिली हेनरी का, सॉरी 30 मिली हेनरी का। सबसे पहले पूछा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू एल। ओमेगा बेटा आपका ये 100 है, जैसे साइन ओमेगा टी होता है ना, तो ओमेगा 100 आ गया। एल मुझे दे रखा है 30 मिली हेनरी, बड़ा मिली को मैंने, तो ये 3 0 निपट गए, बड़ा 3 आ गया। क्या आएगा? ओम ही आएगा। रिएक्टेंस जो है रेजिस्टेंस जैसा है तो है। मैक्सिमम करंट कितना आएगा? मैक्सिमम करंट आएगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन बड़ा एक्सएल, दैट इज 200/3 एम्पियर। IRMS कितना आएगा? इसको √2 से डिवाइड कर दो, तो 100√2 अपॉन 3 एम्पियर। ये बेटा हमारा करंट है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब सर्किट थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मतलब जो पहले 3 थे ना, वो तो सिर्फ एक तरीके से थ्योरी बनाने के लिए थे। ठीक है, सवाल जो आएंगे जेई के अंदर वो ये मान के चल लो कि 4th वाले से आएंगे। ठीक है, 4th वाला है RC सर्किट। नाम से आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर है ना रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगे होंगे। तो ये रजिस्टर है बेटा, ये आपका कैपेसिटर है, दोनों को मैंने इस तरह सीरीज में लगा रखा है, और अलग से मैंने एक वोल्टेज लगा रखा है, सोर्स लगा रखा है V0 साइन ओमेगा टी का।
इसमें से कुछ ना कुछ करंट आएगा ऐसे, बेटा कुछ ना कुछ करंट आएगा ऐसे, मुझे करंट निकालना है। अगर एक बार करंट आ गया बेटा फिर तो पावर वगैरह सारी बातें हम लोगों को करनी है। एक तरीका तो बेटा बच्चा ये सोचता है कि सर करंट आया करंट आया करंट आया, यहाँ पर क्यू यहाँ पर माइनस क्यू, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के सोचता है कि सर यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज का चेंज है वी नोट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस में करंट गया तो माइनस आई इंटू आर, कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा ऑफ कोर्स माइनस क्यू बाई सी, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, दैट इज इक्वल टू 0। आई को हम हमेशा ही बेटा क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, हालांकि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन टफ है बट सॉल्व तो की जा सकती है। मुझे इस तरह से सॉल्व नहीं करना, मैं किसी और प्लान से हूँ। सर किस प्लान से हो, बेटा इस प्लान से हूँ कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी आर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी सी, और यहाँ से तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी। केवीएल लगाओ, यहां से तक का पोटेंशियल चेंज हुआ V, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल चेंज हुआ माइनस वी आर, कैपेसिटर के अंदर जाऊंगा तो माइनस वी सी। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। इनको जोड़ते हैं लेकिन वेक्टरली जोड़ते हैं, सुन से आराम से, वेक्टरली जोड़ते हैं। ऐसे तो टफ पड़ेगा, वेक्टरली जोड़ने में सिर्फ फेजर से बहुत आसान पड़ेगा। सबसे पहले आप एक बेस बनाओ। सर बेस किसको बनाए, बेस बनाओ करंट को, क्योंकि जो करंट वोल्टेज में से बेटा वही रेजिस्टेंस में से, बेटा वही आपके कैपेसिटर में से, हर जगह करंट सेम है, तो जो चीज़ कॉमन हो ना उसको बेस बना लिया करो। सीरीज सर्किट के अंदर कॉमन हमेशा करंट रहेगा, तो करंट को हमेशा बना लिया करो बेस। बेटा करंट को बना लिया ऐसे बेस। अब वी आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाना है तो आप यू दिखा दिया करो। इसे हम चाहें तो बड़ा वी आर लिख सकते हैं। वी आर की वैल्यू मेरे बच्चों को पता है कि आई इंटू आर। अब वी सी पता नहीं आपको याद है या नहीं है, बट मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा ना उसके मुकाबले करंट हमेशा π/2 आगे होगा। करंट हमेशा आगे होगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा पीछे होगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो थोड़ा सा पीछे होगा और उसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्स। कितना पीछे होगा तो आप बोलोगे सर ऑफकोर्स π/2 पीछे। नेट अप्लाइड वोल्टेज अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दो। कैसे जोड़े बेटा, जैसे वेक्टर्स जोड़ते हैं वैसे जोड़ो, जैसे बेटा वेक्टर्स जोड़ते हैं वैसे जोड़ो। दिस इज योर नेट वोल्टेज बेटा, दिस इज योर नेट वोल्टेज, दिस इज योर नेट वोल्टेज। और वेक्टरली जोड़ो। कोई दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो बेटा उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आई तो आपके पास बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू, ये नेट वोल्टेज आ गया वी आर और वी सी को जोड़ने के बाद। नेट वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू समथिंग। ये जो समथिंग है इसकी औकात काफी हद तक रेजिस्टेंस जैसी है, हालांकि इसमें रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है। सर इसको नाम क्या दें बेटा, इसे हम Z से तो रिप्रेजेंट कर देंगे और इसे हम नाम दे देंगे इम्पीडेंस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बेटा एक्सी का स्क्वायर। इसकी यूनिट बेटा फिर से वही जो आप जानते हैं बेटा, इट्स यूनिट विल बी ऑफ कोर्स ओम, एंड नेट वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग। अच्छा एक बात हो बेटा, जो आपका करंट है और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है, ये अप्लाइड वोल्टेज आ चुका है वी आर और वी सी को जोड़ने के बाद। इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। कितना फेज डिफरेंस है हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ तो tan थीटा लिख सकता हूँ। बेटा लिखाओ, ट्राइंगल में tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है i इंटू एक्स सी, बेस है i इंटू आर। आई से आई कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है एक्स सी अपॉन आर। और थीटा एंगल करंट आगे है
करंट आगे है किससे, अप्लाइड वोल्टेज से। ऑब्वियस बात है बेटा, कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें करंट आगे ही होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। इस बेटा पाई बाय 2 आगे नहीं है, पाई बाय 2 आगे तब होता जब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा होता, बाई फेज ऑफ, सॉरी बाई फेज ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कि दैट इज tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। ठीक है बेटा। अगर कोई बच्चा कहता है सर कॉस थीटा बताओ कितना होगा, बता देंगे बेटा। कॉस थीटा को हम शायद एक शब्द और बोला करते थे बेटा, पावर फैक्टर। कॉस थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा बेस है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, हाइपोटेनस आपको ऑफ कोर्स अप्लाइड पोटेंशियल। बेस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा आई इंटू आर, और अप्लाइड वोल्टेज होगा आई इंटू जेड। जेड लिख दो इसको, आई इंटू जेड। बेटा आई से आई कैंसिल, और हमारे पास पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी आर बाई जेड। ठीक है, इन्हीं बातों को थोड़ा सा अपन और आगे लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी, तो आपका जवाब होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज बेटा वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग। बेटा समथिंग आपका ये इंपेडेंस है, तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस। करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन समथिंग, या फिर बेटा वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग। ये समथिंग बेटा हमारा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम करंट। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि आरएमएस करंट कितना होगा, तो मैं बोल दूंगा दैट इज ऑफ कोर्स आई नॉट अपॉन रूट 2, या फिर वी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू जेड। बेटा वी नॉट अपॉन जेड हम जानते हैं, सॉरी वी नॉट अपॉन रूट 2 हम जानते हैं। वी नॉट अपॉन रूट 2 इज ऑफ कोर्स बेटा क्या, वी आर एम एस अपॉन जेड। किसी ने अगर मुझसे पूछा कि इस केस में एवरेज पावर क्या होगा, तो बेसिक फॉर्मूला तो बेटा आपके पास वही है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। आई आर एम एस को बेटा आई आर एम एस लिख देता हूं, वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूं आई आर एम एस इंटू जेड। कॉस थीटा बेटा अभी भी निकाला है, क्या होता है आर अपॉन जेड। बेटा जेड से जेड कैंसिल, मेरे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला वापस से वही आ गया, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस पसंद ना हो तो आप उसको ये भी लिख सकते हो कि वी आर एम एस अपॉन जेड, तो वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। अगर आपको आई आर एम एस ना पसंद हो और मैक्सिमम करंट में निकालना हो, तो आप लिख सकते हो कि आई आर एम एस इज बेसिकली आई नॉट अपॉन रूट 2। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर। आपको वी आर एम एस ना पसंद हो, मैक्सिमम वोल्टेज पसंद हो, तो आप वी आर एम एस को लिख सकते हो वी नॉट अपॉन रूट 2, तो वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू आर। ये बेटा हमारे पास एवरेज पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पसंद नहीं है, क्योंकि हर सर्किट में लगभग यही फॉर्मूला वापस से आते हैं, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो बेटा ठीक है, बच्चों को तो फर्क पड़ता है, क्योंकि बच्चा तो 2-3 बार सवाल करता है, उससे लगता है कि हो सकता है कि शायद इस फॉर्मूले से आंसर आता हो, इससे ना आता हो। सो टेक योर टाइम, नॉट एन इशू। फिर भी अगर भरोसा रखना हो तो आप इस पर भरोसा रखें, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले इससे बड़े आराम से डिराइव हो जाते हैं। फिर भी अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं 2 फॉर्मूले बताऊंगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चे, इन 2 फॉर्मूलों से आपका एवरेज पावर का काम हमेशा ही बन जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बेटा करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस भी है, और करंट जो है बेटा वोल्टेज से थोड़ा सा आगे है। जिस सर्किट में बेटा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होगा, उसमें बेटा इस सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, और करंट जो होगा वोल्टेज से थोड़ा सा आगे होगा। पाई बाय 2 आगे नहीं होगा, पाई बाय 2 तब होता जब रेजिस्टेंस ना होता, तब पाई बाय 2 होता। अब पाई बाय 2 से कम आगे होगा, कितना आगे होगा वो आपको बड़ा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने बेटा बहुत सारी बातें याद की हैं। एक इम्पिडेंस की नई टर्म याद कर ली है बेटा, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, और बाकी तो ठीक है बेटा, सब ट्रिवियल सी हमारे पास बातें थी। इस बात पे बड़ा सा सवाल करते हैं, बहुत सारी इसके अंदर बातें हैं।
आराम से इत्मीनान से अगर ये वाला सवाल करेंगे हमसे बन जाएगा। रेजिस्टेंस है 100√3 ओम का, बेटा कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरेड का, 200 साइन 100t की बेटा मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा रखा है। बहुत सारी बातें पूछी है। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, बताइए कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा। बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा ओमेगा इंटू सी, ओमेगा इंटू सी, ओमेगा है, सॉरी बेटा ओमेगा इंटू सी थोड़ी बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास होगा 1 ओमेगा इंटू सी, दैट इज बेटा ऑफ कोर्स 100 ओमेगा। सी बेटा कितना है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, ये ऊपर गया तो मेरे पास ये आ गया 100 ओम। सर इम्पिडेंस कितना होगा, इम्पिडेंस मैंने सिखा रखा है √R² प्लस XC का स्क्वायर, मेरे ख्याल से 200 ओम्स आ गया होगा। फिर पूछा कि फेजर बनाओ, बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। फेजर में सबसे पहले मैंने आपको जैसा सिखाया कि जब भी सर्किट सीरीज में होगा तो यहाँ करंट, यहाँ करंट, यहाँ करंट हर जगह सेम है, तो जो चीज़ सेम हो ना उसको बेस बनाओ। सीरीज में हमेशा ही आपका करंट सेम होगा, तो पहले बेस बनाओ करंट को। तो चलो बेटा बेस बना दिया मैंने करंट को, ठीक है। अब केवीएल लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस में तो मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं है, उनको पता है कि जिस तरफ करंट होता है उसी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस भी होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू I इंटू आर, आर की बड़ा वैल्यू है 100√3, तो ये आ गया 100√3I। अब VC मुझे मेरे बच्चों पता है कि सर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट उसमें π/2 का फेज डिफरेंस होता है, करंट आगे होता है और पोटेंशियल डिफरेंस पीछे होता है, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो VC है वो यूँ होगा। और इस VC की जो वैल्यू होगी बड़ा दैट बी I इंटू XC, XC 100 आया है तो दैट कम्स आउट टू बी 100I। मुझे नेट वोल्टेज निकालना है, बेटा नेट वोल्टेज निकालो तो दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड कर लो, बिल्कुल वैसे ही ऐड करो जैसे किसी भी वेक्टर को ऐड करते हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो दो ऐसे वेक्टर ऐड करने हैं जो एक दूसरे के साथ π/2 का फेज डिफरेंस बना के बैठे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा और इससे हमारे पास नेट वोल्टेज आ जाएगा। ये नेट वोल्टेज है, कितना आएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आई तो कॉमन है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट किया तो 200 आ गया। तुम जानते हो वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, ये जो समथिंग है इसकी औकात वही है जो बेटा किसकी होती है, रेजिस्टेंस की। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस शब्द यूज़ नहीं करते, रिएक्टेंस शब्द भी यूज़ नहीं करते। रिएक्टेंस तो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में करते हैं, और रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के केस में करते हैं। यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी है और रिएक्टेंस भी है, तो इसको हम नाम देंगे इम्पीडेंस। क्या हम Z बेटा पहले से 200 निकाल चुके हैं क्या? यस निकाल चुके हैं, 200 ओम ऑफ कोर्स। फेजर बन गया बेटा। अच्छा फेजर में एंगल वेंगल निकालना चाहिए बेटा, एंगल में निकाल सकते हो। किसी ने अगर मुझसे ये वाला एंगल पूछा, बड़े आराम का काम है बेटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 100 बेटा, बेस है 100√3 बेटा, दैट कम्स आउट बाई 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 डिग्री। आगे चलते हैं बेटा, सवाल पढ़ते हैं। मुझसे पूछा गया कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। मैक्सिमम करंट जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम वोल्टेज 200 वोल्ट अपॉन Z बेटा, दैट इज 200 ओम। मैक्सिमम करंट मेरे पास आ गया 1 एम्पियर। मुझसे पूछा कि IRMS कितना होगा, ऑफ कोर्स दिस अपॉन √2, तो 1/√2 एम्पियर। मुझसे पूछा गया पावर फैक्टर एंगल कितना होगा। बेटा पावर फैक्टर एंगल इज द एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, दैट इज ऑफ कोर्स 30 डिग्री। तो आप बोलते हो कि सर पावर फैक्टर एंगल है 30 डिग्री। पावर फैक्टर कितना है बेटा, पावर फैक्टर होता है cos 30 बेटा, cos 30 कितना होता है √3/2। हालांकि मैंने पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला और याद कराया था, R/Z। R है बेटा तेरा 100, सॉरी बेटा 100 नहीं 100√3 अपॉन Z बेटा, Z है आपका 200 बेटा, वापस से आ जाएगा √3/2। जैसे चाहो वैसे कर लो। नेक्स्ट इज एवरेज पावर।
एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? बहुत सारे फॉर्मूले, क्वेश्चन लगा दो, मैं लगा रहा हूं IRMS इंटू VRMS। बेटा VRMS 200 नहीं है, 200 अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब आपका पावर फैक्टर। बेटा पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स √3/2। बेटा देखना, ये तो बेटा 50√3 आ गया होगा, 50√3 वाट। अगर आपने IRMS का स्क्वायर इंटू R किया होता तब भी ये आंसर आता। बेटा चेक कर लो, एवरेज पावर में किसी बच्चे ने IRMS का स्क्वायर इंटू R किया होता बेटा, तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली सेम ही आता। कैसे कर लो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अब यार पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस तो क्या होता है? I इंटू R। मुझे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो I भी मैक्सिमम। तो आप सीधा सीधा बोल दो कि सर सीधी सी बात है, दैट इज मैक्सिमम करंट इंटू R। मैक्सिमम करंट मेरे पास है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस बेटा मेरे पास है 100√3 ओम, एम्पियर इंटू ओम इज बेटा ऑफ कोर्स वोल्ट्स, तो दैट कम्स आउट टू बी 100√3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू XC। मैक्सिमम चाहिए तो करंट मैक्सिमम ले लो। करंट मैक्सिमम की मेरे पास जो वैल्यू है अगेन 1, और XC मैं यहाँ पर फॉर्मूला तो लिख दूँ, पता लगा तुम भूल गए, दैट इज I मैक्सिमम इंटू XC। बेटा कितना आ जाएगा? 100 वोल्ट से आ जाएगा। ओह सॉरी बेटा, मैंने ये सवाल तो ऐसे ही, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर तो बेटा है ही नहीं, आपको इंडक्टर थे। करंट किसी भी टाइम पर कितना होगा? किसी भी टाइम पर करंट कितना होगा? मुझे पता है कि मैक्सिमम करंट जो है वो है 1 एम्पियर। तो किसी भी टाइम पर करंट होगा 1 एम्पियर साइन ओमेगा टी। वही ओमेगा यूज कर लो बेटा जो आपके वोल्टेज का है, वो तुम जानते हैं बेटा, जो ओमेगा वोल्टेज का बेटा वही ओमेगा करंट का। लेकिन मेरे बच्चे बोलेंगे सर दोनों का फेज सेम नहीं है, ये कोई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट थोड़ी है कि जो वोल्टेज आपने लगाया उसी फेज में करंट आ गया। आप सीधा सीधा कहोगे कि सर सीधी सी बात है कि करंट जो है ना वो तो अप्लाइड वोल्टेज से आगे है। कितना आगे है? 30 डिग्री। तो आप बोलते हो कि सर सीधी सी बात है कि मुझे इसके अंदर 30 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, ये बड़ा π/6 ऐड करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस किसी भी टाइम टी पर कितना होगा? तो बोलूंगा देख भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू है 100√3 वोल्ट साइन ऑफ 100t। जो अप्लाइड वोल्टेज का ओमेगा बेटा वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ओमेगा। लेकिन आप फिर से कहोगे कि सर इस बार अप्लाइड वोल्टेज जो है वो और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों सेम फेज में नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो थोड़ा सा आगे है। कितना आगे है? π/6। हालांकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि किसी भी टाइम पर करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि जिस फेज में करंट होता है उसी फेज में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो सीधा भी कर सकते थे। सर किसी भी टाइम पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखो भाई, करंट के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट साइन ओमेगा टी, ओमेगा बेटा वही आएगा 100t। लेकिन क्या इसका फेज ही होगा? आप बोलोगे ना सर, ये 100t तो फेज किसका है? अप्लाइड वोल्टेज का है, और जो कैपेसिटर है उसके पास तो फेज डिफरेंस थोड़ा सा पीछे है। कितना पीछे? 60 डिग्री पीछे, π/3 पीछे, π/3 पीछे बेटा, π/3 पीछे, तो क्या आ जाएगा? -π/3। क्या आ जाएगा बेटा? -π/3। समझ गए? तो इस तरह से हम किसी भी टाइम पर भी बेटा इस तरह से रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़े आराम से इत्मीनान से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। वैसे हमने कॉन्सेप्चुअली तो खैर मेरे ख्याल सारी बातें समझ गए, बट इस पर एक थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड सवाल और कर लेते हैं। ठीक, अच्छा सवाल है, सुनिएगा। ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वाट 100 वोल्ट। मतलब रेटेड का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि
अगर 100 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अगर लगाते हैं तो वो 100 वाट की पावर एक तरीके से वो कंज्यूम करता है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, इस तरह से बल्ब वगैरह को आप एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। लेट्स रेजिस्टेंस इज आर। पावर जो है वो 100 वाट है। इट शुड बी ऑफ कोर्स बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर। तो मेरे पास बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया कि बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम्स। 100 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाओगे तो इसमें से करंट गुजरेगा 1 एम्पियर, और जैसा कि मैंने कहा कि बेटा ये कितना पावर डिसिपेट करेगा 100 वाट। ये उस पर लिखा हुआ है, ये उस पर लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर 1 एम्पियर करंट गुजरेगा, तो उसका पावर जो होगा वो 100 वाट होगा, और इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। 100 ओम रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है। What capacitance should be applied in series to the bulb so that it provides rated power with alternating current source 200 volt 50 hertz? इस बल्ब के साथ सीरीज में कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाऊं? एक एसी सोर्स के साथ, एक ऐसा एसी सोर्स जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। बेटा 50 हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, ठीक है। कि ये जो आपका बल्ब था जिसका रेजिस्टेंस आपने 100 ओम निकाला था, ये एग्जैक्टली उतना ही पावर डिसिपेट करे जितना पावर एक्चुअली इस पर लिखा हुआ है। मतलब जो 100 वाट का जो पावर है वो डिसिपेट करना चाहिए। अब यार मैं पहले बात तो क्लियर कर दूं कि ये जो 100 वोल्ट ना, ये पक्की बात है कि VRMS। ये वाली बात मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो भी करंट और वोल्टेज दिया जाएगा वो हमेशा आपका RMS ही होगा। अगर मान लो ये कैपेसिटर ना होता तो 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इस बल्ब के अक्रॉस अगर लगाता तो पावर जो है वो 100 वाट थोड़ी आता, 100 वाट से ज्यादा आता, क्योंकि 100 वाट बेटा पावर तभी आ रहा था जब हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते। ये तो 100 से ज्यादा लगा दिया। तो एक काम कीजिए, आप इसके साथ एक कैपेसिटर लगा दो जिसका कैपेसिटेंस है लेट्स से C। सर उससे फायदा क्या है? कैपेसिटेंस लगाने से रिएक्टेंस आएगी, रिएक्टेंस आने से ऑफ कोर्स इस अरेंजमेंट का इंपेडेंस जो होगा वो 100 ओम से ज्यादा होगा, और करंट जो है वो थोड़ा सा कम आएगा। करंट कम आएगा तो ऐसा हो सकता है कि जो पावर हमें चाहिए था वो मिल जाए, अदरवाइज तो पावर सिर्फ और सिर्फ 200 वोल्ट को अगर लगा दो तो पावर तो ज्यादा आता। इस 100 ओम में से अगर मैं चाहूं कि 100 वाट का पावर आए तो जैसा कि मैं आपको पहले प्रूव कर चुका हूं, इसमें से गुजरना चाहिए 1 एम्पियर का करंट। I स्क्वायर इंटू आर शुड बी इक्वल टू 100 ओम। 200 वोल्ट है, 1 एम्पियर का करंट गुजरना चाहिए। कौन सा बेटा? IRMS। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। रेजिस्टेंस के पावर का फॉर्मूला मेरे बच्चों को शायद याद ही है, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। मुझे पावर चाहिए 100, IRMS का स्क्वायर इंटू आर। आर बेटा कितना है? 100। मुझे करंट की वैल्यू चाहिए प्यारे बच्चों, कितना करंट चाहिए मुझे? IRMS 1 ओम। 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है RMS वैल्यू, करंट मुझे चाहिए बेटा 1 एम्पियर, तो इसमें इंपेडेंस निकाल सकता हूं। इंपेडेंस विल बी ऑफ कोर्स बेटा VRMS अपॉन IRMS। VRMS है 200 वोल्ट, IRMS है 1 एम्पियर, दिस कम्स आउट टू बी 200 ओम। काश मुझसे सवाल में Z पूछ रखा होता है, Z नहीं पूछ रखा, मुझे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रखी है। दिस 200 शुड बी इक्वल टू बेटा क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। सॉल्व करते ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 100√3 ओम। काश मुझसे XC पूछ रखा होता, XC भी नहीं पूछ रखा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी नहीं पूछ रखा, कैपेसिटेंस पूछ रखा है बेटा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस में और कैपेसिटेंस में कोई फॉर्मूला है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओमेगा इंटू सी। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf। एफ बेटा कितना है? 50 इंटू सी। ले बेटा सी की वैल्यू आ गई है 100 इंटू 100 बेटा 10⁻⁴, 100 इंटू 100 इंटू √3 इंटू पाई फैरेड।
बट अगर माइक्रोफेरेड में अगर लिखोगे तो ऊपर नीचे बड़ा 10⁻⁶ से एक तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसे लिख सकते हो 100/√3 पाई माइक्रोफेरेड। क्योंकि बेटा यहाँ पर अगर माइक्रो लगाओगे तो यहाँ पर 10⁻⁶ लगा सकते हो। 10⁻⁶ और 10⁻⁴ बड़ा ऊपर क्या बच गया, 100 100/√3 पाई बड़ा आपका ये कैपेसिटेंस है। इतना कैपेसिटेंस अगर लगा दोगे तो XC आपका 100√3 हो जाएगा। XC अगर 100√3 हो जाएगा तो Z की वैल्यू 200 हो जाएगी, और अगर Z की वैल्यू अगर 200 होगी तो करंट आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। और आप तो चाहते हो कि बल्ब में से 1 एम्पियर करंट गुजरे, क्योंकि 1 एम्पियर करंट गुजरेगा तभी तो वो रेटेड पावर दे पाएगा, ये तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा 5वां अलग तरीके का सर्किट, दैट इज LR सर्किट। नाम से आइडिया लग गया होगा कि आपके इस सोर्स के साथ हमने रेजिस्टेंस भी लगा रखा है और इंडक्टर भी लगा रखा है। चलिए बच्चों, फिर से वही कहानी। अगर कोई कहते हैं कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक, तो अगर KVL लगाएं पूरे लूप में, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास आएगा V0 sin ω t। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ गए तो -IR। इंडक्टर में मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि -LDI/dt, जहां से चल रहा वहीं पहुंच के इट शुड बी इक्वल टू 0। बट वी नो दैट कि इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा हमें सॉल्व करनी नहीं आती। यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है VR, और यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस है बड़ा मेरे पास VL। अगर मैं कहूं कि KVL लगाओ तो आप कहोगे सर बिल्कुल लग जाएगी। यहां से तक पोटेंशियल चेंज हुआ V, फिर चलते गए यहां से तक पोटेंशियल चेंज हुआ -VR, यहां से तक पोटेंशियल चेंज हुआ -VL, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, उन दोनों का सम जो है वो अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर भी वही किया, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल था। इसको हम जोड़ेंगे तो बेटा कैसे जोड़ेंगे, फेजर से, वेक्टर से। चलो अगले पेज पे जोड़ लेता हूँ बेटा, ठीक है। सबसे पहले बेस बनाओ बेटा। बेस किसको बनाएंगे बेटा? बेस बनाओ उस चीज़ को जो कॉमन हो। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि सीरीज सर्किट के अंदर कॉमन चीज़ क्या होगी बेटा? सीरीज सर्किट में ऑफ कोर्स कॉमन चीज़ आपका करंट होगी, तो करंट को आप हमेशा बेस बनाएं। तो बेटा इस तरफ आपके पास करंट है। चलो बच्चों, VR पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट होता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि VR जो है ना, उसकी डायरेक्शन तो यही है जो करंट की डायरेक्शन है। दिस इज बेटा योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू मेरे शायद सारे बच्चों को पता है, I/R। VL इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I/XL होता है, लेकिन वो करंट के डायरेक्शन में नहीं होता। मतलब उसका करंट के साथ एक फेज डिफरेंस होता है, कितने का? π/2 का। मैंने शायद याद करा रखा होगा कि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है। अब करंट तो ऐसे है, तो ऑफ कोर्स VL उससे आगे है। कितना आगे है? π/2। तो मेरे पास ये आ गया इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा, दैट इज इक्वल्स टू I/XL। KVL मुझे कर रहा है कि इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो हमारा नेट वोल्टेज आ जाएगा। इन दोनों को कैसे जोड़े? बिल्कुल वैसे जोड़ो जैसे आप बेटा किसी भी वेक्टर को जोड़ते हो। अगर दो वेक्टर ऐसे एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं तो आप ऐसे जोड़ सकते हो उन दोनों का नेट सम। दिस इज द नेट वोल्टेज एंड इट विल बी, बेटा इन दोनों कैसे जोड़ो? रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। आई तो बेटा बाहर आ गया, ब्रैकेट में मेरे पास बच गया रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये जो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर है, दिस इज ऑफ कोर्स बेटा योर Z, बिकॉज वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, दिस समथिंग इज ऑब्वियसली योर Z। ये बेटा आपका नेट वोल्टेज है, ये आपका बेटा करंट है। देखना बेटा करंट जो है वो वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे है, होना ही था। सर्किट में इंडक्टर होगा तो करंट पीछे होगा, कैपेसिटर होगा तो करंट वोल्टेज से आगे होगा। बस π/2 नहीं है। इस π/2 तो बेटा सिर्फ तब होता जब सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंडक्टर ही होता। ये एंगल कितना है हम निकाल सकते हैं। कितना एंगल बेटा जरा देखना, मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू नेट अप्लाइड वोल्टेज और फाइनल जो करंट है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस IXL अपॉन IR, बट दैट कम्स आउट बी XL अपॉन R।
कोई कह दे कि सर मुझे तो कॉस थीटा चाहिए, बड़ा कॉस थीटा इज बेस, बड़ा बेस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस अपॉन हाइपोटेनस इज नेट वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज आई इंटू आर एंड अप्लाइड वोल्टेज इज ऑफ कोर्स आई इंटू बड़ा ये जो ब्रैकेट में है जिसको हम चाहे तो जेड लिख सकते हैं। वापस से आप बोलोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू तो वही आ गई है आर बाई जेड, इसे हम पावर फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। यहां से हमें कुछ बातें पता लगी। सबसे पहली बात थोड़ा मुझे ये पता लगी कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू समथिंग, बड़ा दिस समथिंग इज नोन एज योर इंपिडेंस। यहां पर चाहूं तो बड़ा मैं इस इंपिडेंस को मैं लिख लेता हूं, बड़ा यहां पर मैं सारे के सारे फाइंडिंग्स लिख रहा हूं। इंपिडेंस की मेरे पास वैल्यू आ गई है Z इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ आर स्क्वायर, बड़ा एक्सएल को अगर मैं चाहूं तो ओमेगा इंटू एल लिख सकता हूं। ठीक, दिस इज योर इंपिडेंस। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को आई नोट लिख देते हैं, दैट विल बी मैक्सिमम वोल्टेज, बड़ा करंट इज ऑफ कोर्स वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन समथिंग। करंट मैक्सिमम चाहिए तो वोल्टेज भी मैक्सिमम, समथिंग बड़ा आपका ऑफ कोर्स जेड है, तो आप बड़े आराम से ऐसा बोल सकते हो कि इट विल बी वी नॉट अपॉन जेड। अगर मुझे आई आर एम एस चाहिए तो मैं बोल दूंगा दैट इज ऑब्वियसली आई नॉट अपॉन रूट टू या फिर वी नॉट अपॉन रूट टू इंटू जेड। वी नॉट अपॉन रूट टू को अगर आप चाहो तो बड़ा वी आर एम एस भी लिख सकते हो, तो वी आर एम एस अपॉन जेड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि क्या कहूँ हाँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे एवरेज पावर चाहिए, एवरेज पावर विल बी आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। बेसिक फॉर्मूला तो यही है। आई आर एम एस को चलो मैं आई आर एम एस ही रहने देता हूँ, वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस इंटू जेड, और कॉस थीटा बेटा मैं पहले से बता चुका हूँ आर बाई जेड, बेटा जेड से जेड कैंसिल, वही फॉर्मूला आ गया जो पहले वाले सर्किट्स में भी आया था, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आप उल्टा भी कर सकते हो, बट आई आर एम एस को लिख दो वी आर एम एस अपॉन जेड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस थीटा, बेटा कॉस थीटा इज ऑफ कोर्स आर बाई जेड, तो मेरे पास ये आ जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस ऑफ कोर्स वी आर एम एस अपॉन जेड है, तो वैसा आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा मैक्सिमम की टर्म्स में अगर याद करना है तब भी याद कर सकते हो। आई आर एम एस को मैं लिखता हूँ मैक्सिमम करंट अपॉन रूट टू, तो बड़ा ये उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बच जाएगा। यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे तो वी नॉट का स्क्वायर ठीक है, बिकॉज वी नो दैट कि वी आर एम एस इज ऑफ कोर्स वी नॉट अपॉन रूट टू, तो वी आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। तो कोई सा भी याद कर लो, बड़ा वही फॉर्मूले बार बार आपके बन ही रहे हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इस बार बड़ा आपके पास एक मेन बात क्या थी कि इस बार आपका जो सर्किट है उसमें करंट जो है वो लैग कर रहा है। वोल्टेज बाई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स कितना बेटा एक्सएल अपॉन आर। जिस सर्किट में कैपेसिटर था बेटा वहां पर करंट वोल्टेज से आगे था, जिस सर्किट में आपका इंडक्टर है बेटा वहां पर आपका करंट वोल्टेज से थोड़ा सा पीछे है। ठीक है, एवरीथिंग मेक सेंस, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल पूछते पूछते बेटा थोड़ी बातें और क्लियर हो जाएंगी, देखते हैं। ये आपका सवाल है, बड़ा आराम से सवाल पढ़ो, आराम से सवाल करो। सवाल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारे के सारी वही हैं जो बड़ा पहले वाले सवाल के अंदर भी आपको दे रखे थे। वोल्टेज बेटा 200 साइन ओमेगा टी, ये एक एसी सोर्स लगा रखा है, और रेजिस्टेंस है 8 ओम का, और इंडक्टर है इंडक्टेंस 60 मिली हेनरी का। ठीक है, सिंपल आपका एलआर सर्किट है। मैंने आपसे पूछ रखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, ऑफ कोर्स बेटा ओमेगा इंटू एल।
ओमेगा है 100, एल है 60 मिली हेनरी। बेटा मिली को पहले ऐसे देख लो, मेरे ख्याल से 6 ओम आ गया होगा। व्हाट विल बी द इम्पीडेंस? बेटा इम्पीडेंस हम जानते हैं रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 10 ओम्स। फेजर बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे। हालांकि मैं फेजर भी जो बनाया था बड़ा उसी का रिपीटेशन होगा। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। सीरीज सर्किट के अंदर बेस हमेशा बड़ा किसको? करंट को। करंट है ऐसे। ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर शुड बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका करंट होगा। तो ये आ जाएगा ऐसे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया बेटा ऑफ कोर्स आई इंटू आर, बेटा 8I। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर तुम जानते हो, इंडक्टर में करंट लैग करता है और वोल्टेज आगे होता है। कितना आगे होता है? π/2। तो आप कहोगे सर ये रहा मेरा VL, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू एक्सएल। एक्सएल बेटा हम पहले से निकाल चुके हैं, 6 है। नेट वोल्टेज निकालने के लिए मुझे दोनों वोल्टेजेस को ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे? जैसे बेटा वेक्टर से ऐड करते हैं वैसे इन दोनों को अपन ऐड कर लेंगे। तो जो आपके पास नेट वोल्टेज है वो आएगा ऐसे। नेट वोल्टेज आएगा ऐसे, कितना? रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, एंगल बेटा 90 है इसलिए। तो दैट कम्स आउट बी 10 टाइम्स ऑफ आई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट के तो 10I आएगा। वोल्टेज इज इक्वल्स टू समथिंग इनटू करंट, बेटा दिस समथिंग विल बी योर Z। हमने बेटा सारे काम कर लिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम करंट कितना होगा? बड़ा ऑब्वियस बात है, मैक्सिमम करंट होगा मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन Z। Z बेटा आपका 10 ओम, दैट कम्स आउट विद 20 एम्पियर। IRMS कितना होगा? IRMS बेटा ऑफ कोर्स होगा इसका अपॉन √2, तो दैट कम्स आउट विद 10√2 एम्पियर। पावर फैक्टर एंगल कितना होगा? पावर फैक्टर एंगल इज जस्ट बेसिकली ए फैंसी नेम ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये वाला एंगल मुझे निकालना है, बड़ा बहुत इजी है। आई कैन से दैट कि tan थीटा इक्वल टू 6/3, दैट इज 3/4। थीटा कम्स आउट विद 37 डिग्री। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा जो पावर फैक्टर एंगल है वो 37 डिग्री है। मुझसे पूछा कि पावर फैक्टर कितना होगा? बेटा पावर फैक्टर होगा cos 37, जिसकी वैल्यू बेटा 4/5। हालांकि पावर फैक्टर में मैं एक फॉर्मूला और सिखा चुका हूँ, R/Z। R है 8, Z है बेटा 10, तो वही आ जाएगा आपके पास 4/5। एवरेज पावर क्या होगा? एवरेज पावर बहुत सारे फॉर्मूले, जो इच्छा बड़ा वो लगा दो। IRMS इंटू VRMS इंटू पावर फैक्टर बेटा कितना? 4/5। ठीक है बेटा, बड़ा ये हो गया 2, ये हो गया 2 और 2 बेटा कितना हो गया? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 100 बेटा कितना? 1600 वाट। हाँ, अगर मैं कह दूं कि इसको IRMS का स्क्वायर इंटू R कर दो तब भी वही आएगा। IRMS का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 200। IRMS का स्क्वायर कितना गया? 200 इंटू R बेटा कितना है? 8, तभी बड़ा वही आंसर आएगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय R, दैट कम्स आउट विद 160 वोल्ट। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम करंट दैट इज 20 एम्पियर इंटू बड़ा, अब कैपेसिटर के पास तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो रिएक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और रिएक्टेंस कितना था? 6, दैट कम्स आउट विद 120 वोल्ट। किसी भी टाइम पर कितना करंट होगा? अब देखो यार, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो मेरे पास है 20 एम्पियर, तो ऐसे लिख दो 20 एम्पियर साइन ऑफ बेटा यहाँ पर ओमेगा टी, तो यहाँ पर भी ओमेगा टी। लेकिन हम जानते हैं कि ये कोई प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तो है नहीं कि जिस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे वही बेटा आपका करंट का भी फेज जाएगा। हम जानते हैं कि जो अप्लाइड वोल्टेज है उससे हमारा करंट थोड़ा सा पीछे है। कितना पीछे है? 37 डिग्री पीछे है।
तो करंट का जो फेज होगा वो 37 डिग्री ऐसे कम होगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा किसी भी टाइम पे, तो आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है 160 वोल्ट टाइम्स साइन ऑफ 100t। लेकिन ये 100t तो किसका फेज है, जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका फेज है, और मुझे किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं कि एक्चुअल फेज से एक्चुअल वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है, तो -37। इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी टाइम t पर, ये पूछा बेटा मेरे से, मैक्सिमम तो पता ही था, तो मैं कहूंगा कि मैक्सिमम है 120 वोल्ट, तो किसी भी टाइम t पर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 120 साइन ऑफ 100t। अरे नहीं बेटा, 100t तो जो फेज है अप्लाइड वोल्टेज का है, इंडक्टर के अक्रॉस तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज से 53 डिग्री आगे है, तो बेटा +53। तो किसी भी टाइम t पर मैं बड़े आराम से इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी इस तरह से बड़े आराम से लिख सकता हूं। मैं एक बात आपको और बोल दूं, अगर मान लो सवाल के अंदर यहां पर अमीटर दे दिया, यहां पर कोई वोल्ट मीटर V1 दे दिया और यहां पर कोई वोल्ट मीटर V2 दे दिया, और मुझसे ये पूछ रहा है कि अमीटर की रीडिंग बताओ, वोल्ट मीटर की रीडिंग बताओ, तो हमें मान के चलेंगे कि ये जो अमीटर है और ये जो वोल्ट मीटर है ये सारे के सारे AC वाले ही हैं, DC वाले नहीं। अगर DC वाले होंगे तो फिर तो 0 रीडिंग दे देंगे। ये जो अमीटर है ये क्या बताएगा, यहां से गुजरने वाला करंट, करंट की कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू। तो इस अमीटर की जो रीडिंग आएगी बेटा वो ऑफ कोर्स RMS करंट आ जाएगा 10√2 एम्पियर। ये जो वोल्ट मीटर है ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताएगा या मैक्सिमम बताएगा, ना मैक्सिमम ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये बताएगा सिर्फ और सिर्फ RMS। तो इस V1 की जो रीडिंग आएगी बेटा वो क्या आएगी, V1 की रीडिंग आएगी 160/√2। ये V2 बताएगा इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन कौन सा, किसी भी टाइम t पर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये बताएगा, ये इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, दोनों नहीं बताएगा। क्या बताएगा, ये बताएगा इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी RMS वैल्यू क्या है बेटा, दैट कम्स आउट टू 120/√2 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, समझ लोगे इस बात को। तो कभी इस तरह के अमीटर वगैरह दे रखे हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, RMS वैल्यू पूछ रखी है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, एक तरह का सर्किट और देखते हैं। अच्छा बेटा एक छोटी सी बात और है ना, दैट इज चौक कॉइल। चौक कॉइल अपने आप में ऐसे कोई बहुत तगड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल एक ऐसा वायर है जिसको हमने ऐसे बहुत सारे लूप्स बना रखे हैं ऐसे सिंपल। तो ऐसे अगर मान लो कि कोई वायर है जिसको हमने ऐसे खूब सारे टर्न्स ले रखे हैं, खूब सारे लूप्स बना रखे हैं, तो इसके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तार है तो इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो ऐसा कोई तार जिसके तुमने ऐसे खूब सारे टर्न्स बना रखे हो बट उसे हम इस तरह से चौक कॉइल बोल सकते हैं। अक्सर चौक कॉइल के पास प्रैक्टिकली अगर देखें तो सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा, लेकिन सवालों के अंदर बड़ा अक्सर चौक कॉइल जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो अक्सर 0 दे रखा होता है, इन जनरल 0 दे रखा होगा। अगर नहीं 0 दे रखा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 दे रखा हो तो हमें 0 ही लेना है, कुछ नहीं बोल रखा तब भी हमें 0 लेना है। तो चौक कॉइल इज नथिंग न्यू, इट इज जस्ट ए वायर, इट इज जस्ट ए वायर विथ मैनी टर्न्स लूप्स बड़ा खूब सारे आपने इस तरह से बना रखे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए बेटा इस बात पे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, हालांकि सवाल काफ़ी हद तक रिपीटेटिव है। बस पिछले वाले सवाल के अंदर मैंने शायद ये पूछ लिया था कि कितने कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाऊं, अब बड़ा पूछ रहा हूँ कितने सेल्फ इंडक्टेंस की चौक कॉइल लगाऊं। एक बल्ब है विच इज रेटेड एज 100 वोल्ट 200 वाट, बल्ब है जिस पर पहले से लिखा हुआ है कि 100 वोल्ट 200 वाट। बल्ब को तुम रेजिस्टेंस मान सकते हो एक तरीके से, कि उसके अक्रॉस अगर मैंने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगाया तो वो आपको पावर देगा 200 वाट का। पावर इज ऑफ कोर्स V² अपॉन R, और पावर बड़ा कितना है 200, बड़ा रेजिस्टेंस की मेरे पास
वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 50। कोई दिक्कत तो नहीं। 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस बेटा 50 ओम है, तो पक्की बात है बेटा कितना करंट जा रहा होगा, इसमें से 2 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। 2 एम्पियर का करंट 50 ओम के इस बल्ब में से अगर गुजरेगा तो पावर कितना निकलेगा इसमें से, 200 वाट। ऑफ कोर्स बेटा I स्क्वायर इंटू आर शुड बी इक्वल टू पावर। लेकिन हमने क्या किया बेटा कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ चॉक कॉइल सो दैट बल्ब वर्क्स एट द रेटेड पावर विथ ए सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। मतलब इस बल्ब को, सेम बल्ब को मैंने 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से लगा दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दो तो करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा तो पावर ज्यादा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि बल्ब फ्यूज भी हो जाए, हम नहीं चाहते ऐसा। तो हम क्या करेंगे कि उस बल्ब के साथ एक चॉक कॉइल लगा देंगे। कैपेसिटर भी लगा सकते थे, कैपेसिटर हमने पिछले वाले सवाल में लगाया था। अब क्या लगा देंगे, एक चॉक कॉइल लगा देंगे। उस चॉक कॉइल का क्या होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उसके कारण जो पहले आपके Z की वैल्यू R थी, अब बड़ा वो Z की वैल्यू R नहीं होगी बल्कि रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगी। Z बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा, और अगर करंट की वैल्यू फिर से अगर 2 एम्पियर आ गई तो जो रेटेड पावर है वही आपको मिल जाएगा। मुझसे ये पूछ रखा है कि फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ चॉक कॉइल सो दैट बल्ब वर्क्स एट रेटेड पावर विद द सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो मेरे पास ये रहा बेटा आपका बल्ब, जिसका रेजिस्टेंस आप पहले से बोल रहे हो कि 50 ओम है। इसके साथ मैंने चॉक कॉइल लगा ली है, जिसका मुझे सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। चॉक कॉइल मतलब सिंपल बेटा तार है, ऐसे लपेटे मार रखे, इसका कुछ ना कुछ इंडक्टेंस है। सर रेजिस्टेंस भी तो हो सकता था, नहीं दे रखा तो हम बेटा उसको 0 लेंगे। इसके साथ मैंने बेटा एक सोर्स लगा दिया है, ऐसा सोर्स जिसका ये 200 वोल्ट बेटा पक्की बात है कि इसकी क्या है, RMS वैल्यू है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा कितनी है, 50 हर्ट्ज। क्या चाहते हो, हम चाहते हैं सर इसमें से पावर जो आए वो 200 वाट है। बेटा पावर तो 200 वाट तभी आएगी जब यहां से करंट जो है वो 2 एम्पियर आएगा। बेटा अगर तेरे को RMS करंट 2 एम्पियर चाहिए तो इट शुड बी इक्वल टू VRMS अपॉन Z। बेटा Z की वैल्यू कितनी है, 100। दिस Z शुड बी ऑफ कोर्स रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इट शुड बी इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। सॉल्व करते बेटा मेरे पास XL की वैल्यू आ गई है कितनी बेटा, 50√3। सर मुझे XL नहीं पूछा, मुझे तो L पूछा है। XL इज ऑफ कोर्स ओमेगा इंटू L। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू L। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस मेरे पास वैल्यू आ गई है 50 से बेटा 50 कैंसिल, मेरे ख्याल से √3 अपॉन 2 पाई हेनरी। इतने सेल्फ इंडक्टेंस का बेटा आपका अगर चॉक कॉइल होगा तो वो बड़े आराम से उतना ही पावर ले लेगा, मतलब रेजिस्टेंस इतना पावर ले लेगा जितना उसे चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलें। चल नेक्स्ट इज एक तरीके का और सर्किट बेटा, दैट इज योर LC सर्किट। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फिर भी आना चाहिए। नाम से आइडिया लग गया होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा आपका इंडक्टर है और कैपेसिटर है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। मैंने वोल्टेज लगा रखा है V इज इक्वल्स टू V0 इंटू ओमेगा टी। बेटा फिर से वही कहानी, लेट से कुछ ना कुछ करंट आया I, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VL, कैपेसिटर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है VC। अगर मैं KVL लगाऊंगा तो यहां से यहां तक V बढ़ेगा, यहां से यहां तक बेटा VL घटेगा, यहां से यहां तक बेटा आपका VC घटेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। VL प्लस VC शुड बी इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। अभी करते हैं, पहले बेस बनाओ। बेटा बेस किसको बनाऊं, तो मेरे बच्चे बनाओगे सर बेस बनाओ करंट को। बना दिया बेटा करंट को। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। बेटा इंडक्टर में अगर किसी को याद हो तो करंट लैग करता था, करंट बेटा क्या करता था, लैग, और वोल्टेज उससे π/2 आगे होता था। ले बेटा दिस इज योर VL।
VL की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों को बड़ा पता ही है, दैट इज I इंटू XL। सर VC, बड़ा VC में करंट आगे था और वोल्टेज पीछे था, कितना पीछे था, π/2। तो आप कह सकते हो कि VC विल बी लाइक दिस। ये ले बेटा तेरा VC की मैं वैल्यू जानता हूं बेटा, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू XC। अगर आपको नेट वोल्टेज निकालना है तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ दो, इन दोनों को पोटेंशियल को जोड़ दोगे तो नेट वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों को जोड़ना कैसे, वेक्टरली। अगर XL बड़ा हुआ तो इन दोनों का समेशन आएगा ऊपर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10 न्यूटन ऊपर है और 3 न्यूटन नीचे है, तो नेट फोर्स बड़ा ऊपर की तरफ आएगा 7 न्यूटन। 10 न्यूटन नीचे है और 3 न्यूटन ऊपर है, तो बड़ा नेट आएगा नीचे की तरफ 7 न्यूटन। ठीक है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं। कौन से? इफ XL इज मोर देन XC, मतलब ओमेगा L इज मोर देन 1/ωc, मतलब ओमेगा ग्रेटर देन 1/√LC। उस केस में क्या होगा कि आपका डायग्राम बन जाएगा ऐसे, ये रहा बड़ा आपका करंट और नेट वोल्टेज आ जाएगा ऐसे। कैसे? इधर की तरफ IXL बड़ा है, IXC छोटा है, तो नेट वोल्टेज आ जाएगा इस तरफ कितना, नेट वोल्टेज आ जाएगा I इंटू XL माइनस XC। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 10 न्यूटन का फोर्स नीचे, 3 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर, 3 का नीचे, तो ऊपर कितना होता है 7। बेटा वैसा ये है, ये जो तेरा XL माइनस XC है बेटा, ये तेरे पास हो गया है Z। कोई मुझसे पूछे कि नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो आप बोल सकते हो कि सर नेट वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। किसी ने अगर मुझसे पावर फैक्टर पूछा मैं बोल दूंगा 0, और किसी ने अगर मुझसे एवरेज पावर पूछा तो अगेन बेटा हम जवाब दे देंगे 0। जब पावर फैक्टर ही 0 है तो इसका एक दूसरा केस भी हो सकता है बेटा, इसका एक दूसरा केस भी हो सकता है क्या, कि जब आपका XL छोटा हो और XC बड़ा हो। अच्छा, ये जब XL बड़ा है और XC छोटा है तो करंट जो है वो नेट वोल्टेज से लैग कर रहा है। मैं लिख देता हूं, करंट लैग्स वोल्टेज। इस तरह के सर्किट को बड़ा हम एक नाम देते हैं इंडक्टिव सर्किट। जब आपका XL बड़ा हो, XC छोटा हो और नेट जो आपका करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से लैग करता हो। अगर मान लो XL छोटा XC बड़ा तो ओमेगा L, ये बड़ा मेरे पास 1/ωc, ओमेगा शुड बी लेस देन 1/√LC। इस केस में आपका XC बड़ा हो जाएगा और XL छोटा हो जाएगा। अगर XC बड़ा हो गया और XL छोटा हो गया तो नेट वोल्टेज आ जाएगा ऐसे, और आपके पास डायग्राम विल लुक लाइक दिस। ये तो आ गया बड़ा आपका करंट, और नेट वोल्टेज आ जाएगा आपके पास ऐसे। नेट वोल्टेज आपके पास आ जाएगा ऐसे, I इंटू XC माइनस XL। बड़ा ये L है, ये जो तेरा XC माइनस L है बड़ा, ये वापस तेरा क्या हो गया है Z। तो आप बोल दोगे सर अब मेरे पास Z की वैल्यू हो गई है XC माइनस XL। फिर से कोई मुझसे पूछे करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो मेरे बच्चे फिर से जवाब देंगे 90 डिग्री। बस इस बार ये जरूर बोल देंगे कि सर करंट जो है वो अप्लाइड वोल्टेज से आगे है। हम कह सकते हैं करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अगेन बेटा तुम्हारा जो पावर फैक्टर है वो कितना आएगा 0, और एवरेज पावर भी बेटा कितना आएगा 0। एवरेज पावर 0 आने के पीछे तुम कारण भी जानते हो, बेसिक कारण जानते हो कि इंडक्टर बेटा आधे टाइम सोर्स की तरह, फिर लोड की तरह, फिर सोर्स की तरह, फिर लोड की तरह काम करता रहता है। मैं एक बात और बोल दूं बेटा, यहां पर फिर भी तुम अगर Z का फॉर्मूला याद करने के अगर पीछे ही पड़ जाओगे ना तो मैं बोल दूंगा क्या केस वेस याद कर रहे हो यार, सीधा ही याद कर लो कि XC माइनस XL का मोड, या फिर बेटा ऐसे 1/ωc माइनस ωL का मोड। XL बड़ा हो तो XL माइनस XC, XC बड़ा हो तो XC माइनस XL। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ होंगे सारी की सारी बात, है ना। चलिए
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर LR सर्किट देख रहे थे और हमने उसके फॉर्मूले वगैरह हल्के फुल्के याद भी कर लिए थे। उसी बात को अपन सवालों के थ्रू और बेटर तरीके से समझते हैं और अप्लाई करते हैं। सिचुएशन बट आपके पास इस तरह से है कि आपके पास एक AC सोर्स है। उस AC सोर्स का जो वोल्टेज है दैट इज 200 साइन 100 पाई टी। 200 बड़ा ऑफ कोर्स वी मैक्स हो गया और 100 पाई जो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी एक तरह से 50 हर्ट्ज हो गई। इसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक इंडक्टर लगा रखा है। इंडक्टर मतलब सिंपली बेटा ऐसे वायर है जिसके खूब सारे लूप्स हैं। रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपके पास 16 ओम है और इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास 0.12 अपॉन पाई है। हेनरी में ही है, SI यूनिट है। मैंने जानबूझ की वैल्यूज अच्छी दी है, आप उसमें घबराना मत। मैंने खूब सारे सवाल पूछ रखे और ये सारे के सारे सवाल अगर आप सीक्वेंस वाइज करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सारे के सारे सवाल बड़े आराम से बन जाएंगे। और जो मैंने पढ़ाया है उसी पर सवाल पूछ रखे, मैंने कोई अलग से बात नहीं पूछ रखी। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस? Inductive reactance, we know it very well, it is always equals to omega into L. Omega is 100 pi into L. L is but of course 0.12 upon pi. बेटा पाई से पाई कैंसिल, बेटा दिस कम्स आउट विद 12। जैसा कि आपको पता है बेटा रिएक्टेंस जो है उसकी यूनिट वही होती है जो रेजिस्टेंस की होती है, दैट इज ओम। व्हाट इज द इम्पिडेंस? बेटा हम जानते हैं कि इम्पिडेंस LR सर्किट में इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। R स्क्वायर XL हमने निकाल लिया, XL का स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 20 ओम। मुझे कहा गया कि फेजर बनाओ। अब यार फेजर तो मुझे अगर ये सारे के सारे सवाल करने हैं तो मुझे नया डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। चलिए बच्चों फेजर वगैरह बनाते हैं अपन लोग, है ना, बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं। सबसे पहले हाँ बेटा, सबसे पहले ये सारे के सारे सीरीज में हैं, तो जो करंट इस नेट वोल्टेज में, वही करंट इस रेजिस्टेंस में से और वही करंट आपके इस इंडक्टर में से। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं एक बार के लिए VR लिख दूं। इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे मैं एक बार के लिए VL लिख दूं। ये वाला वोल्टेज मेरे पास V है ही है। सारे के सारे सीरीज में है तो ऑफकोर्स बेटा हम बेस किसको बना सकते हैं? करंट को बना सकते हैं। तो चलिए बेटा हमारे पास जो करंट है वो आपका बेस है। जो करंट है बेटा आपका बेस है। जिस तरफ करंट होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो उसी तरफ होगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जिस तरफ करंट है उसी तरफ हमारा VR है। तो VR विल बी लाइक दिस। VR विल बी लाइक दिस। ये बड़ा मेरे पास आ गया VR। VR इज ऑफ कोर्स I इंटू R। ये बड़ा बेस लाइन किसको बना रखी है? करंट को बना रखी है। इंडक्टर में इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और जो करंट है उसमें फेज डिफरेंस होगा पाई का, और करंट लैग करता है, करंट पीछे होता है। तो ऑफ कोर्स आपका VL आगे होगा। अगर आपका VL आगे होगा तो इट विल लुक लाइक दिस। इट विल लुक लाइक दिस, सॉरी, इट विल लुक लाइक दिस। ये आपका बड़ा VL होगा। VL इज ऑफ कोर्स I इंटू XL। ये बड़ा मेरे पास आ गया है ऑफ कोर्स 16 टाइम्स ऑफ I। ये मेरे पास बड़ा आ गया है 12 टाइम्स ऑफ I। हमें पता है कि नेट वोल्टेज इज ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। तो मुझे इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे बेटा? फेजर्स को हम बिल्कुल वैसे ही ऐड करते हैं जैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं। दिस इज द नेट वोल्टेज and this net voltage will be of course root of इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 20 का स्क्वायर। तो दिस कम्स आउट विद 20 टाइम्स ऑफ I। ये जो 20 है ये ऑफ कोर्स बेटा आपका Z है जो हम पहले से निकाल चुके हैं बेटा। ठीक है, अब मुझसे पूछा बताओ ड्रॉ फेजर। बेटा फेजर बना दिया अपन ने। व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल? बेटा पावर फैक्टर एंगल इज द एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो दिस इज द एंगल जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, या फिर इट इज द पावर फैक्टर एंगल। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़ा परपेंडिकुलर है आपके पास 12I, बड़ा बेस आपके पास 16I। दिस कम्स आउट विद आई थिंक 3/4। सो दिस थीटा कम्स आउट विद 37 डिग्री।
तो कोई अगर हमसे पूछे कि व्हाट इज द पावर फैक्टर एंगल, तो हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर एंगल इज 37 डिग्री। अगला सवाल मैंने आपसे पूछ रहा कि बताइए पावर फैक्टर क्या होगा। तो वैसे तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सर पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स कॉस थीटा, और थीटा हम लोगों ने पहले से निकाले रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि पावर फैक्टर इज सिंपली कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ 37, बड़ा दैट कम्स आउट बी 4/5। हम ये वाली चीज़ फेजर डायग्राम से भी कह सकते थे। हम कह सकते थे कि पावर फैक्टर इज ऑफ कोर्स वी आर अपॉन वी, या फिर बेटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 16i अपॉन 20i करते बेटा आपका आंसर वापस से 4/5 ही आता। चलिए बच्चों, व्हाट इज आई मैक्स? सबसे ज्यादा करंट कितना है? सबसे ज्यादा करंट जो आएगा वो आएगा मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड डिवाइड बाय जेड। वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल कि इट इज ऑब्वियसली वी मैक्स अपॉन जेड। बेटा वी मैक्स तेरे पास है 200 वोल्ट, और जेड की वैल्यू हमने बहुत मेहनत से बेटा शायद निकाली थी, कितनी 20 ओम्स निकाली थी क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कम्स आउट टू बी 10 एम्पियर। व्हाट इज द एवरेज पावर? बेटा एवरेज पावर का कुछ ना कुछ फॉर्मूला हुआ करता था। एवरेज पावर का फॉर्मूला हुआ करता था ऑफ कोर्स वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पटकनी है और कुछ नहीं। वी आर एम एस जो अप्लाइड वोल्टेज है, सॉरी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसकी आर एम एस वैल्यू, उसकी आर एम एस वैल्यू ऑफ कोर्स बेटा कितनी होगी 200 अपॉन √2 इंटू आई आर एम एस। आई मैक्सिमम मेरे पास 10 है, तो ऑफ कोर्स आई आर एम एस बेटा कितना होगा 10 अपॉन √2 इंटू पावर फैक्टर। बेटा पावर फैक्टर इज 4/5। सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज देखनी है, काम बन जाएगा। बेटा ये हो गया 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। बेटा मेरे ख्याल से ही निपट गए, और मेरे पास 800 वाट का एवरेज पावर आ गया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड में मेरे प्यारे बच्चों आर। करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 10, और रेजिस्टेंस 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 अरे 16 दे तो रखा है, दैट कम्स आउट बी 160 वोल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 160 वोल्ट होगा। -160 वोल्ट से लेकर +61 वोल्ट तक वो साइनसॉइडल लगातार वेरी करता जाएगा। ये तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बेटा इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम करंट मल्टीप्लाइड बाय उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैक्सिमम करंट मेरे प्यारे बच्चों 10, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बेटा 12 निकाल रखा है, दैट कम्स आउट बी 120 वोल्ट। अगेन इसका तुम बेटा अर्थ तो समझ ही गए होंगे क्या है। इसका मतलब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो -120 वोल्ट से +120 वोल्ट तक लगातार साइनसॉइडली वेरी करेगा। ठीक है। व्हाट इज द करंट एट एनी टाइम टी? सोचते हैं बेटा, देखो करंट साइनसॉइडली वेरी करेगा, यह तय है। करंट की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट साइन, जो ओमेगा वोल्टेज का बेटा वही ओमेगा आपके करंट का। तो ये तो आपके पास 100πt ही आएगा। सर फेस के बारे में क्या बोल सकते हो? बेटा फेस के बारे में ये कह सकता हूं कि जो आपका अप्लाइड वोल्टेज है वो ये है, और जो आपका करंट है वो उससे पीछे है। कितना पीछे है? अगर सवाल के हिसाब से कर देखें तो 37 डिग्री पीछे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि -37 डिग्री। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस एट एनी टाइम टी? या रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी टाइम टी पर अगर लिखना है तो एक तरीका तो ये है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम 160 वोल्ट। अप्लाइड वोल्टेज साइनसॉइडली अगर वेरी करेगा तो ये आपका वी आर भी साइनसॉइडली वेरी करेगा। 160 वोल्ट साइन बेटा वही आपका वापस से 100πt। सर फेस के बारे में और क्या बोल सकते हो? बेटा फेस के बारे में ये कह सकता हूँ कि अगर ये आपका अप्लाइड वोल्टेज है तो वी आर जो है उससे 37 डिग्री पीछे है। मतलब जो फेज करंट का है वही फेज आपके वी आर का है। तो आप -37 वापस से लिख दो। ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसको तुम एक स्टाइल से और लिख सकते थे कि करंट एट एनी टाइम टी मल्टीप्लाइड बाय आर, क्योंकि जो फेज करंट का है बेटा वही फेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का है। ये तुम शुरुआत से पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट ये दोनों हमेशा सेम फेज में रहेंगे।
इंडक्टर के अक्रॉस किसी भी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 120 वोल्ट इनटू साइन ऑफ 100 पाई टी। 100 पाई टी तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है। इंडक्टर जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली अप्लाइड वोल्टेज के फेज के साथ हो, ऐसा तो नहीं है। इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाइड वोल्टेज से थोड़ा सा आगे है। बड़ा ज़रा ध्यान से देखना कितना आगे है, 53 डिग्री है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर मैं 53 डिग्री को ऐड कर दूँ। बड़ा मैं 53 डिग्री को ऐड कर दूँ तो 53 डिग्री ऐड करते मेरे पास इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किसी भी टाइम टी पर। आई होप इट्स ओके एंड इट मेक सेंस। आगे चलते मैं यहाँ पर एक दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। एक मिनट। मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूँ। देखो यार, मैं ना इन करंट को और वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर और अमीटर यूज़ कर रहा हूँ। जो इस तरह के एसी सर्किट होते हैं ना, उनके अंदर वोल्ट मीटर भी एसी वाले लगाते हैं। मतलब डीसी वाले वोल्ट मीटर यहाँ पर काम नहीं देंगे। अगर आपने डीसी वाला वोल्ट मीटर लगा भी दिया या डीसी वाला अमीटर लगा भी दिया तो वो आपको एवरेज वैल्यू देंगे, और आप जानते हो एवरेज वैल्यू तो जीरो आती है। बट एवरेज वैल्यू तो जीरो आती है, जितनी बार करंट इधर गया उतनी बार करंट इधर गया, एवरेज वैल्यू तो जीरो आएगी। तो अगर इस तरह के एसी सर्किट के अंदर आपने डीसी वाले वोल्ट मीटर और अमीटर लगा दिए तो दे विल गिव अस एवरेज वैल्यू, एंड वी नो दैट कि ये साइनोसॉइडली वेरिंग जो फंक्शंस हैं इनके अंदर एवरेज की वैल्यू तो जीरो आएगी। इसलिए हम जानबूझ के यहाँ पर एसी अमीटर और एसी वोल्टमीटर यूज करते हैं। जो आपके एसी अमीटर और एसी वोल्टमीटर हैं उनके लिए आप याद रख सकते हो कि वो हमेशा आपको आरएमएस वैल्यू की रीडिंग दे देंगे। तो चलिए इसी बात पे मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं। इसी के अंदर जो हमारे पास सर्किट गिवन था उसी की अगर बात करें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस था, ये बड़ा आपके पास इंडक्टर था, यहां मैंने एक अमीटर लगा दिया है, यहां बड़ा हमारे पास अपना वोल्टेज है। सारी कहानी बड़ा सेम है। ये रेजिस्टेंस है, बड़ा ये आपका इंडक्टर है। सेम बोर्ड प्रीवियस क्वेश्चन ही, अलग से नहीं है। मैंने आइडियल वोल्टमीटर लगा दिया ऐसे, इस वोल्टमीटर को मैंने V1 बोल दिया है। इसी तरह से मैंने एक आइडियल वोल्टमीटर लगा दिया है यहाँ पे, जिसको मैंने V2 बोल दिया है। एक आइडियल अमीटर पहले से ही है। मैं यहाँ पर और बातें बोलूँ उससे पहले मैं एक बात और बोल दूँ कि इन AC सर्किट्स we connect AC ammeter and AC voltmeter। क्यों सर, डीसी वाले में क्या दिक्कत है? बड़ा वो एवरेज वैल्यू देंगे, एवरेज वैल्यू बड़ा जीरो आएगी, काम की नहीं अपने तो। एंड ये क्या मेजर करेंगे? दे विल मेजर आरएमएस वैल्यूज। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ा आरएमएस वैल्यूज ही मेजर करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल बड़ा यही है कि इस आइडियल अमीटर की और इन आइडियल वोल्टमीटर्स की रीडिंग क्या होगी? व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ this ideal ammeter and ideal voltmeters। चलिए बेटा, ये बड़ा नया सवाल नहीं है, ये अपना जो पिछला वाला सवाल है वो उसी का कंटिन्यूड है। सोचते हैं बेटा, अब जरा दिमाग लगाओ कि हमारे इस पूरे के पूरे सर्किट में अगर मैं यहाँ पर अमीटर लगाऊंगा तो अमीटर क्या मेजर करेगा? करंट। कौन सा करंट? ये तुम्हारा मैक्सिमम करंट मेजर करेगा। बच्चे बोलेंगे नहीं सर आपने बताया ना, ये करंट मेजर करेगा आरएमएस। तो ऑब्वियस बात है कि इस अमीटर की जो रीडिंग आएगी वो तो आएगी मैक्सिमम करंट अपॉन √2।
दैट कम्स आउट टू बी 5√2 एम्पियर। इसी तरह से ये जो V1 है इसकी रीडिंग क्या होगी? अब V1 क्या मेजर कर रहा है? ऑफ कोर्स V1 मेजर कर रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो लगातार इस फंक्शन से वेरी कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि वोल्ट मीटर लगातार ना आपको ग्राफ बना देगा कि देखो वोल्ट मीटर कैसे बढ़ा घटा, नहीं। अगर मैंने यहां पर डीसी वोल्ट मीटर लगा दिया होता तो वो 0 रीडिंग देता। ये क्या देगा? ये इसकी आरएमएस वैल्यू देगा। बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 160 है, तो ऑफ कोर्स इसकी आरएमएस वैल्यू होगी 160 वोल्ट अपॉन √2। बेटा दैट कम्स आउट टू बी 80√2 वोल्ट। इसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज 120 वोल्ट आया था और वो लगातार टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये वोल्ट मीटर इतना भी कोई बहुत शानदार वोल्ट मीटर नहीं कि ऐसे डायग्राम बना देगा कि देखो पहले बढ़ा फिर घटा, नहीं। ये आपको दे देगा आरएमएस वैल्यू, एंड आरएमएस वैल्यू विल बी ऑफ कोर्स 120 वोल्ट अपॉन √2, बट दैट कम्स आउट टू बी 60√2 वोल्ट्स। बड़ा ये आ गया हमारे इस वोल्ट मीटर की रीडिंग। इतनी सी बात से मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ना बड़े आराम से जेई मेन को IIT जेई एडवांस का बड़े आराम से आपका सवाल बन सकता है, खास तौर से अगर अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स वगैरह पूछी हो तो। समझ गए बच्चा? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चौक कॉइल। ऐसे बेटा कोई ऐसा अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन अपनी शीट में बार बार नाम लिखा हुआ है चौक कॉइल, इसलिए मैंने अलग से ऐसे हेडिंग टाइप लगा दी है। ऐसे कोई टॉपिक नहीं है। हम जैसे ना हमारे पास जो तार है ना, उस तार को, कोई भी वायर है कंडक्टिंग वायर, उस कंडक्टिंग वायर को ऐसे बहुत बार लपेट दूं, तो जो अरेंजमेंट है उसको आप चौक कॉइल बोल सकते हैं। सर बार बार ऐसे अगर लपेटेंगे, खूब सारे लूप्स बनाएंगे तो सर तो इंडक्टर ही हो गया। हाँ, एक तरह से ही इंडक्टर ही है। तो चौक कॉइल अपने आप में कोई बहुत ही ऐसे हाई फाई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है। ये सिंपली बेटा हमारे पास एक ऐसा कंडक्टिंग वायर है जिसके मैंने खूब सारे, जितने पॉसिबल हो उतने सारे अपने उसके अंदर ऐसे क्लोज्ड लूप्स बना रखे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो कि चौक कॉइल जो है ये अपने आप में हमारा वाला जो कंडक्टिंग वायर है वही है, और हमने इसके मैनी लूप्स बना रखे हैं। और अगर मैनी लूप्स बना रखे हैं तो इसका ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा। जैसे बड़ा बड़ा से एक वायर लिया और ऐसे खूब सारे लूप्स बना दिए। खूब सारे अगर लूप्स बना दिए तो ऑफ कोर्स बड़ा करंट आएगा, तो फ्लक्स आएगा वगैरह वगैरह। तो अपने आप में एक तरीके से मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मत समझना बड़ा बहुत ही कोई हाई फाई चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इंडक्टर है, बस ऐसे मान लेना। हाँ एक बात और, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया कि आइडियल चौक कॉइल है, अब यार आइडियल चौक कॉइल है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ सवालों में होती है, लाइफ में नहीं होती है। आइडियल चौक कॉइल मतलब इस चौक कॉइल परफेक्टली कंडक्टिंग है और इसके पास किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास इंडक्टेंस होगा। जो हमारी नॉन आइडियल है चौक कॉइल, उसके पास रेजिस्टेंस भी होगा, तो हम उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों दिखा देंगे ऐसे। तो इन जनरल हमारे पास जो चौक कॉइल होगी उसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होंगे। अब सवाल में लिख ही दिया हो कि नहीं वो आइडियल है, तो उस केस में हम कह देंगे अच्छा ठीक है यार, इतनी जिद कर रहे हैं तो हम उसका रेजिस्टेंस 0 मान लेंगे। समझ गए बच्चों? आ गए। चलो बच्चों आगे चलते और बातें डिस्कस करते हैं। ऐसे बड़ा एक ना, मतलब वैसे तो हमें सारी की सारी बातें समझ में आ गई, बट एक तरीके से एक लैंग्वेज वाला सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल शीट के अंदर खूब सारे हैं और जेई मेन में IIT एडवांस के अंदर भी इस तरह के सवाल पूछ रखे हैं। ए बल्ब इज रेटेड एज 100 वोल्ट 200 वाट। एक बल्ब है जिसकी जो रेटेड है 100 वोल्ट और 200 वाट से। इसका मतलब 100 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो 200 पावर की हीट देगा। इससे ज़्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने बल्ब पे लगा दिया तो जैसे मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था, तो आपका जो बल्ब है वो फ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस बल्ब को मैंने 100 वोल्ट के साथ लगाया ही नहीं, 100 वोल्ट के साथ लगाया नहीं, मैंने इसको 220 वोल्ट के साथ लगा दिया। तो ऑफकोर्स मैंने तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगा दिया। ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लगा दिया
तो हो सकता है कि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारा बल्ब फ्यूज़ हो, इसलिए मैंने उस बल्ब के साथ सीरीज़ में चॉक कॉइल लगा दी। सर फ़ायदा क्या है? बड़ा फ़ायदा ये है कि चॉक कॉइल अगर मैं सीरीज़ में लगा दूंगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर 220 वोल्ट है तो कुछ इसके अक्रॉस हो जाएगा, कुछ इसके अक्रॉस हो जाएगा, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट या उससे कम हुआ तो उस केस में हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज़ नहीं होगा। इसलिए मैंने जानबूझ के चॉक कॉइल लगाई है। अगर ये अप्लाइड वोल्टेज 100 वोल्ट ही होता तो फिर मुझे दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये तो 100 वोल्ट से ज़्यादा था, इसलिए मुझे इतना सारा इंतजाम करना पड़ा। फाइंड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ चॉक कॉइल such that when it is connected in series with bulb will glow with the rated power। rated power मतलब जो पावर उस बल्ब पे लिखी हुई है उसी पावर से ग्लो करे, इसलिए कितने इंडक्टेंस की, कितने सेल्फ इंडक्टेंस की चॉक कॉइल में उसके साथ सीरीज में लगाऊं, ये हमारा सवाल है। मैं फिर से रिपीट करूं, देखो ये जो बल्ब है इसको आप एक सिंपल रेजिस्टेंस मान सकते हो, और सवाल में ये मुझे दे रखा है कि इट इज रेटेड एज 100 वोल्ट 200 वाट। इसका मतलब ये है कि 100 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो पावर डिसिपेशन आपका 100 वाट होगा। तो इससे मैं इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं कि बल्ब का रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स V स्क्वायर अपॉन P। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है। P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। ये बड़ा कैंसिल, दैट कम्स आउट टू बी 50 ओम। इसका मतलब हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस 50 ओम है। अब चाहे तुम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहे 100 ओम 100 वोल्ट लगाओ, चाहे 220 वोल्ट लगाओ, चाहे 400 वोल्ट लगाओ, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना। रेजिस्टेंस बड़ा आपका वही है। अब मैंने क्या किया कि इस बल्ब को मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस, इसके साथ चॉक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। बल्ब का रेजिस्टेंस हमने 50 ओम ले रखा है। ये बड़ा आपका AC सोर्स। अब मुझे क्या रखा है कि ये जो बल्ब है उतना ही पावर निकाल रहा है जितना पावर उस पर लिखा हुआ है। अब कितना पावर लिखा हुआ बल्ब के ऊपर? बल्ब के ऊपर पावर लगा रखा है 200 वाट। 200 वाट का पावर निकालने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ करंट गुजरना चाहिए, इसमें से कुछ ना कुछ करंट गुजरना चाहिए। वो करंट कितना होगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर पावर इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स I स्क्वायर इंटू आर। तो I स्क्वायर इंटू आर पावर कितना है? बड़ा पावर इसका है 200 इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू आर बड़ा हमने बड़ी मेहनत से निकाल लिया, बड़ा कितना 50। तो I स्क्वायर की बड़ा मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो इससे मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई है 2 एम्पियर। इसका मतलब करंट जो है वो 2 एम्पियर गुजरेगा तब जाके आपके 200 वाट की पावर आएगी। ये एक तरीके से वो निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। पावर कितना चाहिए हमें? बल्ब में से 200 वाट का पावर चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगा रखा है? 100 वोल्ट का इनटू करंट। बड़ा करंट मुझे चाहिए, इसका मतलब 2 एम्पियर। बल्ब में से 2 एम्पियर का करंट गुजरेगा तभी जाके वो रेटेड पावर निकालेगी। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इस पक्की बात है कि इस सर्किट के अंदर यहां पर सर्किट में यहां पर जो करंट जा रहा है वो 2 एम्पियर जाना चाहिए। ये 2 एम्पियर ऑफ कोर्स बड़ा आपके आरएमएस की वैल्यू है। 2 एम्पियर का आरएमएस करंट जाएगा तभी ये बल्ब उतना पावर देगा ऑन एन एवरेज जो बड़ा आपके 100 वाट के बराबर है। ये हम आरएमएस की डेफिनेशन से देख चुके हैं। अच्छा, वोल्टेज तेरे पास है बड़ा 220 वोल्ट। ये बड़ा 220 वोल्ट तो मैक्सिमम है। सॉरी बेटा मैक्सिमम नहीं है, मैं एक बात बोलना बड़ा भूल ही गया। अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो जो वोल्टेज लिखा हुआ है वो पक्की बात है आपका Vrms है। या तो एक्सप्रेशन लिखा होता, अगर एक्सप्रेशन लिखा होता समथिंग समथिंग साइन ओमेगा टी, तो जो समथिंग समथिंग है बेटा आपका वो ऑफ कोर्स मैक्सिमम वैल्यू है। अगर सिर्फ 220 वोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब पक्की बात है कि आपकी ये आरएमएस वैल्यू है। तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि हमारा जो IRMS है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों Vrms अपॉन Z। IRMS मेरे पास है 2, Vrms मेरे पास है 220 अपॉन Z। बड़ा Z की वैल्यू मेरे पास आ गई 110 ओम। बड़ा कितना आ गई है? 110 ओम। 110 ओम शुड बी इक्वल टू बड़ा क्या R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अगले पेज पे करूं। 110 का स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर प्लस बेटा आपके एक्सएल का स्क्वायर। इससे मेरे पास एक्सएल का स्क्वायर आ गया 12100 -2500। तो एक्सएल की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है बेटा, देखना कितनी आई है, आई थिंक √96 × 10 ओम। ये मेरे पास एक्सेल आ गया। सर मुझे एक्सेल नहीं, मुझे एल चाहिए। वी नो दैट कि एक्सेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। बेटा मेरे पास आ गया दैट इज 10 टाइम्स √96 शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। बेटा ओमेगा 50 हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो ओमेगा बेटा ऑफ कोर्स होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू बेटा आपका एल। बेटा मेरे पास एल की वैल्यू आ गई 50 इंटू, तो बेटा कितना हो गया 100, तो दैट इज √96 अपॉन 10 पाई हेनरी। ये आ गया आपका बेटा क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। आई रियली होप सारा सवाल समझ गए होंगे। इस सवाल में हमारे पास सीखने लायक क्या क्या बातें थी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पहली बात तो बेटा सीखने वाली ये थी कि ये जो सिर्फ वी लिखा हुआ है तो ऑफकोर्स ये VRMS है, ठीक है, ये वाली बात मैं बार बार बोल भी चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात कि बल्ब पर जो रेटेड वोल्टेज और पावर है उससे हम बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मुझे उतना ही पावर अब चाहिए, तो ऑफकोर्स जितना करंट ये पावर निकालने के लिए है वो वाला करंट आपके सर्किट में होना चाहिए। उस करंट से बड़ा ऑफ कोर्स हम Z निकाल सकते हैं, एंड Z इज ऑब्वियसली √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। इससे बड़ा हम बड़े आराम से एक्सएल निकाल सकते हैं। एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल, तो उससे हम बड़े आराम से एल निकाल सकते हैं। तो सारा का सारा काम डुएबल सही है, कोई बहुत भारी काम इसमें है नहीं। कैलकुलेशन जरूर चेक करते रहना, ठीक है बच्चा।